52 के करीब अपोजिशन के मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 73 आई थिंक चाहिए किसी भी बंदे को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए दोनों इतराफ से। आप लोगों के एमपीएस अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से आज़ाद हैं। खबरें हवा में फैली हुई हैं इस तरह की भी कि मुमकिनात में से है कि कोई 20, 22, 21 एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो पीटीआई के वोटों से जीते हुए हैं राइट लेफ्ट हो जाएं। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अफरीदी साहब को सीएम बना लेंगे? मैं आपको ये खबर दे देता हूँ कि अपोजिशन की एक बड़ी जमात जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें हैं, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है। वो भी तहरीक इंसाफ के साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो अभी उनको अभी करना चाह रहा, तो आप खुद सोच लें कि अगर अपोजिशन की जमातें हमसे रब्ता कर रही हैं, हमारी तादाद भी पूरी है और इंशाल्लाह हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, हम अपने चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे। लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे या जो सूबे को हुकूमत से महरूम करेंगे, उन किरदारों के खिलाफ इमरान खान साहब की कॉल भी आ चुकी है कि अगर ये गैर ज़रूरी तौर पे डिले करेंगे तो ये ऐसा ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर आ जाए। जो लीगल आईनी कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को अपना वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करने दिया जाए। बाकी अपोजिशन का अपना हक है कि वो अपने उम्मीदवार को लेके आए, हमारा अपना हक है कि हम अपने उम्मीदवार को लेके आए। वफाकी हुकूमत या किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो हमें सेलेक्ट करके देंगे कि हमने कौन से वज़ीर आला को इंतखाब कराना है, किसको हमने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इख्तियार है, इस इख्तियार को ना छेड़ा जाए। थैंक यू वेरी मच। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब अता तारड़ साहब की भी आपके नामजद चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के जनाब सुहेल अफरीदी साहब, वी ऑल नो दैट कि आपका बड़ा पुराना ताल्लुक है, ISF के ज़माने से उनसे ताल्लुक है। उनके रवाबित के बारे में कल अता तारड़ साहब ने कुछ बातें की हैं कि उनके रवाबित ऐसे फैक्टर से हैं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, या जो अली अमीन डिलीवर नहीं कर सके बानी तहरीक इंसाफ के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए जनाब सुहेल अफरीदी साहब को CM नामजद किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साकिब भाई, पहली बात तो ये कि सुहेल अफरीदी एक एजुकेटेड लड़का है। सुहेल अफरीदी ने MAC इकोनॉमिक्स किया है और सुहेल अफरीदी ने CSS अटेम्प्ट भी किया था। सुहेल अफरीदी एक इंतहाई जीनियस, एक इंतहाई काबिल और एक इंतहाई हॉनेस्ट इंसान है। और सुहेल अफरीदी जितना अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ प्यार करता है, जितना सुहेल अफरीदी मुहिब्बुल वतन है, शायद ही आपको ऐसे लोग इस मुल्क में बहुत कम मिले। हाँ, चूंकि वो फाटा का है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स उसने की होगी, कुछ इश्यूज के ऊपर उसका मौकिफ जरूर सख्त होगा। और सुहेल अफरीदी 1% का उसके ऊपर एलिगेशन नहीं है करप्शन का। पिछले 8-9 महीने से वो CNW का मिनिस्टर है। आप किसी से पे जाके पूछ ले पेशावर सेक्रेटेरिएट में, तो वो आपको तमाम लोग कहेंगे कि अगर सबसे हॉनेस्ट मिनिस्टर जो रहा पिछली कैबिनेट में वो सुहेल अफरीदी रहा। और सुहेल अफरीदी इस मुल्क का बाशिंदा है, फाटा से वो बिलोंग करता है, डिप्राइव्ड एरिया है उसका। और तो ऐसे किस्म के इल्जामात, ये मैं शाहिद साहब लाइटर नोट, डिप्राइव्ड एरिया से एक चीफ मिनिस्टर जनाब उस्मान बुज़दार साहब को भी पंजाब में लाया गया था। देखिए, उस्मान बुज़दार और सुहेल अफरीदी की कोई कंपैरिजन नहीं है। सुहेल अफरीदी एजुकेटेड लड़का है, सुहेल अफरीदी पॉलिटिकल वर्कर है, सुहेल अफरीदी इमरान खान के साथ तालिब इल्मी के ज़माने से जुड़ा है। सुहेल अफरीदी को सियासत भी आती है। सुहेल अफरीदी को वो तमाम गुर आते हैं जो किसी भी पॉलिटिशियन को आते हैं। अच्छा, जरा इशू की तरफ आते हैं। आप मिडिल क्लास के हो, आप एक आम पाकिस्तानी हो, तो जरूरी नहीं है कि आप एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। देखिए, जिंदगी में एक्सपीरियंस तभी आता है जब आपको मौका मिलता है। सुहेल अफरीदी को मौका मिला, इंशाल्लाह वो डिलीवर करेगा। वो सिर्फ टिकटॉक नहीं बनाएगा, वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस को बेहतर करेगा, वहां पे करप्शन का खात्मा करेगा, वहां पे आपको डेवलपमेंट नजर आएगी, वहां पे आपको रिफॉर्म्स नजर आएंगे, वहां पे इंशाल्लाह जो इमरान खान साहब के नए खैबर पख्तूनख्वा का ख्वाब हमने 2013 से शुरू किया था, ये ठीक होगा इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के एक दौर था। आपका ये थर्ड टेन्योर है, आपका ये थर्ड टेन्योर है खट्टर साहब, बहुत बेहतर तरीके से। फेयर एनफ, आपका ये थर्ड टेन्योर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का। अली अमीन गंडापुर जब रिजाइन करते हैं तो वो तभी लिखते हैं रिजाइन के अंदर कि जनाब मैं जब सूबे का चीफ मिनिस्टर बना तो बहुत सारे इश्यूज थे,
मुझ जैसे लोगों के जहन में उसी टाइम पे ये सवाल आया कि यार इससे पहले महमूद खान साहब थे, उससे पहले परवेज खटक साहब थे, तो 2 टेन्योर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंसेक्टिवली मिल चुके थे। इट वाज द थर्ड टेन्योर के होते भी बहुत सारे इश्यूज का सामना था अली अमीन गंडापुर को। देखिए, वो जो तकरीबन 1.5 साल का जो अरसा था निगरान सेटअप का, देखिए परवेज खटक के दौर आप देख ले, जब वो जा रहा था, आप उस वक्त के फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप डिटेल निकलवा लें, उसने भी सुबह सरप्लस में छोड़ा। उसके बाद जब महमूद खान आया, 3.5 साल तक कोई भी फाइनेंशियल क्रंच नहीं आया खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में। डेवलपमेंट भी हुई, काम भी हुए, लोगों को तनख्वाहें भी मिली, सेहत कार्ड के पैसे भी मिले, बीआरटी भी बनी, बीआरटी के कंट्रैक्टर्स को पैसे भी मिले। लेकिन जब हमने असम्बली डिसॉल्व की, तो जब निगरान सेटअप आया, और आपको पता है साकिब भाई, जब हमारे दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त के जितने भी इशारे थे, जो इकोनॉमिकल कंडीशन बन गई थी मुल्क की, आप देख रहे थे कि मुल्क में पैसा आ रहा था, रेमिटेंसेस बढ़ रही थी। लेकिन जो ही इमरान खान साहब को हटाया गया, आपने देखा कि पूरे मुल्क में डॉलर जो हमने बड़ी मुश्किलों से जमा किए थे, जो हम देखिए गए थे अपनी रेवेन्यू डॉलर के रेमिटेंस से, जो हम 40-45 अरब डॉलर पे चले गए थे, जो इमरान खान साहब रिजीम चेंज हुआ, आपने देखा कि वो रेमिटेंसेस 2-3 अरब डॉलर पे आके गिर गए। फाइनेंशियल क्रंच आया, तो उसका इंपैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आया। जब अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर बने, हमारे खजाने में सिर्फ 3 अरब रुपए पड़े थे, लेकिन कल जब वो रिजाइन कर रहा था, उसी खजाने में 250-300 अरब रुपए पड़े हैं। तो ये इस बात का क्रेडिट आप जरूर उसकी काबीना को दें कि वो जब जा रहे हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, तो खाली खजाना छोड़ के नहीं जा रहे। हाँ, अली अमीन के लिए क्राइसिस भी थे, इश्यूज भी थे, विद इन पार्टी भी थे, आउटसाइड द पार्टी भी थे, अमन अमान की भी थे, इमरान खान साहब की रिहाई की भी थे, बुशरा बीबी साहबा की रिहाई की थे। तो इश्यूज तो बहुत थे, और यही चैलेंजेस जो है उसे पॉइंट ब्लैंक पे शायद साहब, अगर मैं आपको पॉइंट ब्लैंक पे, अल्लाह करे कि फैला अफरीदी जो है वो डिलीवर करे। अगर मैं आपको पॉइंट ब्लैंक पे पूछूं, वैसे तो इमरान खान साहब खुद से इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं कि क्यों अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया, और वो एक ही रीजन उनके जानिब से सामने रखी गई। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा, एक तो नुकात बहुत अहम थे, मैं वही आपके सामने रखूंगा, प्लीज उस पर कॉमेंट कर दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की एक बढ़ती हुई लानत है, इसके अंदर कोई सियासी गठजोड़ का जिक्र उन्होंने किया है। सिंस आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, विफाक की सियासत करते हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, वो कौन से नेक्सस हैं जो जिनकी निशानदेही आज DGISPR साहब ने की? कभी अगर आप कोई जनरलाइज बात करेंगे, तो उसका तो मैं जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। मुझे क्या पता है कि उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया। लेकिन अगर आप देखिए, जब हमने अलर्ट किया कि दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, बॉर्डर पार दहशतगर्द आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने वहां पे बड़ी बड़ी कोशिश की उन चीजों को रोकने के लिए। हमने अवामी ताकत का भी मुजाहरा किया, हमने अमन पासून भी किए कि खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन के ऊपर हम अमन चाहते हैं, हमें किसी जंग की जरूरत नहीं है, हम जंगों से तंग है, इस जंग की वजह से हमारे 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। शायद साहब, अमन सिर्फ आपकी और मेरी ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं होगा, अमन अगर बॉर्डर के उस पार से भी ख्वाहिश होगी तो तभी अमन होगा ना। आज भी DGISPR ने इसके बारे में बात की, उन्होंने कहा कि यार जब अभी रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जाके उनसे बात करते? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली वी विल रिटेलिएट, हम जवाब देंगे। इसी तरह अगर वहां से दहशतगर्द आके खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान की किसी भी और जगह के ऊपर आके अटैक करता है, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करता है, तो हम जवाब देंगे ना, हम उनसे बात थोड़ी करेंगे एट दैट टाइम। अभी जब इंडिया के साथ हमारी लड़ाई होती है, तो इंडिया में हमारा दुश्मन हमारे सामने होता है, हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, उसने वर्दी पहनी होती है उसी मुल्क की। लेकिन ये गुरिल्ला टाइप जंग है, इधर उनकी पहचान, वो कहाँ पे है, कैसे आए हैं, उनकी शक्ल सूरत, देखिए ये बड़ा टेक्निकल है साकिब भाई, इसको आप इंडिया की जंग के साथ बिल्कुल इसकी कंपैरिजन ना करें। हम क्या चाह रहे हैं? हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा हो। लेकिन आप इसे अंधाधुंध करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, आप कभी गवर्नमेंट को इत्तेमाद में लेके, आप जरगा करके, वहां पे बातचीत करके, उसके बाद आ जाए कौम के सामने हकायक रखे, बहुत सी चीजें वादिया हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन किसी भी मसले का शायद साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू। 52 के करीब अपोजिशन के मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 73 आई थिंक चाहिए किसी भी बंदे को वहां पे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, दोनों इतराफ से। आप लोगों के MPs अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से आज़ाद हैं।
खबरें हवा में फैली हुई हैं इस तरह की भी कि मुमकिनात में से है कि कोई 20, 22, 21 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो PTI के वोटों से जीते हुए हैं राइट लेफ्ट हो जाएं। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अफरीदी साहब को CM बना लेंगे? मैं आपको ये खबर दे देता हूं कि अपोजिशन की एक बड़ी जमात जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें हैं, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है। वो भी तहरीक इंसाफ के साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो अभी उनको अभी करना चाह रहा, तो आप खुद सोच लें कि अगर अपोजिशन की जमातें हमसे रब्ता कर रही हैं, हमारी तादाद भी पूरी है और इंशाल्लाह हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, हम अपने चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे। लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे या जो सूबे को हुकूमत से महरूम करेंगे, उन किरदारों के खिलाफ इमरान खान साहब की कॉल भी आ चुकी है कि अगर ये गैर ज़रूरी तौर पे डिले करेंगे तो ये ऐसा ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर आ जाए। जो लीगल आईनी कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को अपना वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करने दिया जाए। बाकी अपोजिशन का अपना हक है कि वो अपने उम्मीदवार को लेके आए, हमारा अपना हक है कि हम अपने उम्मीदवार को लेके आए। वफाकी हुकूमत या किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो हमें सेलेक्ट करके देंगे कि हमने कौन से वज़ीर आला को इंतखाब कराना है, किसको हमने अपने उम्मीदवार खड़ा करना है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इख्तियार है, इस इख्तियार को ना छेड़ा जाए। थैंक यू वेरी मच।